नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि रोज़ कहता हूं कि मैं भूल जाता हूं, आज नहीं भूलूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमसे। और ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो संस्थान के नंबर पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, और जैसे कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। इसका पूरा शेड्यूल जो भी है आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो यूपीपीसीएस 2020 के लिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आखिर रीज़न क्या है इसका? आप अपने सुझाव दीजिए, महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम लोग की गलतियाँ क्या है, क्या हम लोग कमी है, उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। यानी कि टोटल कितना है इसमें? टोटल 5 अरब डॉलर, जितने भी ब्रिक्स के देश हैं। ठीक है, आगे चर्चा कर लेंगे कि ब्रिक्स में कितने देश हैं। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई है इसमें ये तय किया गया है कि 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता सब उपलब्ध कराएंगे, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 अरब डॉलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं आखिर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आखिर है क्या। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देशों, ब्रिक्स के फुल फॉर्म देख लीजिए। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका द्वारा 2014 में स्थापित किया गया। ये अक्सर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस में तो पूछता ही है। इसको गंभीरता से देखिएगा आप लोग कि सबसे लास्ट में कौन जुड़ा है, तो साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा था लास्ट में? 2011 में। ठीक है, 2011 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। तो टोटल इसमें कितने देश हैं? सदस्य देश हैं, 5 सदस्य देश हैं। ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, भारत है और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में है। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य पे बात करते हैं। ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है, जिससे वैश्विक प्रगति व विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है यहाँ पे। चलिए, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे कि बताया गया है कि ये देखिए, इस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स कंट्री जो है, कब हुआ था? 2014, ये बताया गया है 2014। ठीक है, ये 6 ब्रिक्स का समिट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ? फोर्टिजिला, ब्राज़ील में हुआ है। ब्रिक्स के ये कंट्री हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जैसे कि पहले ऊपर बता दिया गया है। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ देख लीजिए। मोबिलाइज रिसोर्सेज, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। ये टारगेट है, ब्रिक्स है, ये अदर है, इमर्जिंग मार्केट है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है,
और ये देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अस टू ज्वाइन G20 ग्रुप 20, इसका क्या उद्देश्य है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी फिगर आप लोग देख लीजिएगा। ये ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिगर देख लीजिएगा आप लोग। अगला हम बात करते हैं टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0। ये क्या है, इस पे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और सूक्ष्म वित्त संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कई उपायों की घोषणा की है। RBI द्वारा देख रहे हैं कि कई सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं बैंकों को लेके। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। RBI लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन, जो आपका फुल फॉर्म दिया है कि टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO 2.0 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को नकदी उपलब्ध कराएगा। ये RBI द्वारा कराया जाएगा। TLTRO 2.0 के तहत NBFC और ये जो सूक्ष्म वित्त संस्थान को MFC जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इन दोनों को। ठीक है, यह रुपए उन्हें रेपो रेट की दर पे 3 वर्ष तक के लिए दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए दिया जाएगा? 3 साल के लिए दिया जाएगा। बैंक RBI से जितनी राशि उधार लेंगे उसमें से कम 50% राशि छोटे एवं मध्यम आकार की NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देनी होगी, जो इस प्रकार है। इसमें से 10% जो राशि है MFI की प्रतिभूतियों या योजनाओं में निवेश करना होगा। 15% राशि को 500 करोड़ रुपए या उससे कम परिसंपत्ति वाली NBFC की प्रतिभूतियों या योजनाओं में निवेश करना होगा। 25% राशि को 500 से लेके 5,000 करोड़ रुपए परिसंपत्ति के आकार वाली NBFC में निवेश करना होगा। ठीक है, तो ये सरकार का जो गाइडलाइंस जारी किया गया है वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से सर ने बताया है आप लोगों को। Day 1 इन नंबर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 25,000 करोड़ नोटिफाइड अमाउंट है ये। RBI के अनुसार TLTRO 2.0 के तहत बैंक जो पैसा उधार लेंगे उसे NBFC के ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक प्रपत्रों और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र में निवेश करना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि जो ये TLTRO RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें जो पैसे उधार लेंगे वो उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बताया गया है यहाँ पे। RBI ने देश के 3 बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जिसे कहते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी आम भाषा में कहते हैं, के लिए 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त संसाधन जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। ये सब कोविड-19 को लेके ही है सारा कुछ। इसमें 25,000 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड को उपलब्ध कराई जाएगी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व ग्रामीण क्षेत्रों में फंड उपलब्ध कराने वाले दूसरे वित्तीय संस्थानों को ज़्यादा कर्ज देंगे। आपको मैं इन तीनों के बारे में बता दूंगा एक वीडियो बना के कि राष्ट्रीय आवास बैंक क्या है, नाबार्ड क्या है, या सिडबी क्या है, या सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सारा वीडियो आप लोग को बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को। बस एक फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, जो सरकार के जो गाइडलाइंस जो दिया गया है उसको देख लीजिए। इसमें 25,000 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड को उपलब्ध कराई जाएगी,
जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व ग्रामीण क्षेत्रों में फंड उपलब्ध कराने वाले दूसरे वित्तीय संस्थानों को ज़्यादा कर्ज देगा। 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है सीडीबी को दी जाएगी, जो मझोले व छोटे उद्यमियों को कर्ज वितरित करेगा। 10,000 करोड़ रुपए की राशि नेशनल हाउसिंग बैंक को दी जाएगी, जो आवासीय क्षेत्रों में कर्ज देगा। यानी सरकार का जो गाइडलाइंस है वो आप लोग को बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एलटीआरओ के बारे में बात करते हैं। एलटीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करता है तथा कोलेट्रल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिए स्वीकार करता है। ये देख लीजिए। आरबीआई जो है तरलता समायोजन सुविधा, जिसे एलएएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज और सीमांत अस्थायी सुविधा, जिसे एमएसएफ कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल जरूरतों हेतु 1 से 28 दिनों के लिए नया ऋण मुहैया कराता है। जबकि एलटीआरओ जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई द्वारा रेपो रेट पर ही उन्हें 1 से 3 साल के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये डेट आपने देख लिया, 1 से 28 दिन है यहाँ पे एमएसएफ जो बताया गया आपको, और यहाँ पे 1 से लेके 3 साल तक का ऋण उपलब्ध एलटीआरओ द्वारा कराया जाएगा। एलटीआरओ 2.0 के तहत एनबीएफसी और एमएफआई, ठीक है, को आरबीआई ऋण देता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट में वृद्धि हो रही है। जैसे कि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट, मोदी जी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, कि डिजिटल पेमेंट कीजिए आप लोग। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन से डिजिटल लेन देन में वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में बैंकों में आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत लेन देन में 34% की वृद्धि दर्ज हुई है। घर से कोई जा नहीं रहा है बैंक, तो अपने डिजिटल मोड से ही सारा पेमेंट घर से आदमी कर रहा है इस समय, तो वृद्धि तो होनी स्वाभाविक सी चीज़ है। अब ये सारा डेटा है, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली आज मेरा तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो लाउडली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कमिटमेंट किया गया था कि डीएनए का आप लोगों को बना के देना है रोज़ मुझे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अप्रैल में 6.9 था, मई में ये है, जून में ये है, पिछले 3 महीने का जो बताया जा रहा है ये देख लीजिए, फिगर पूरा देख लीजिएगा आप लोग। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जो ऊपर का डेटा जो बताया गया वो इम्पोर्टेंट है कि 34% की वृद्धि हुई है, ठीक। वैसे फिगर इसलिए दे दिया जाता है सर के द्वारा कि आप वो चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि कैसे, इतना R&D नहीं करना है इन सब चीज़ों में, जो ऊपर जैसे बताया गया वही सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिससे बैंकों के बीच भुगतान निर्देश दिन भर में रियल टाइम अर्थात तात्कालिक रूप से और लगातार संसाधित होते हैं, यानी प्रोसीड होते हैं। मार्च 2020 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के माध्यम से 125 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए हैं। ये देखिए, भारत बिल पे सर्जेज बाई 6.23, ठीक। ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं समझता हूँ कि बताने लायक है कुछ। जनवरी में कितना है, 14.80 मिलियन है, फेब में कितना है, 14.92 मिलियन है, और मार्च में कितना है, 15.85 मिलियन है। तो ये फिगर जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है मैं कह देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको भी बता देता हूँ आपको। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके एनपीसीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जितने भी आज टॉपिक दिए गए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि एनपीसीआई क्या है, यूपीआई क्या है, भीम ऐप क्या है, ये सब देखेंगे। इकोनॉमिक्स से सारे हॉट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जैसे भी हम लोगों से जुड़ेंगे सारा का सारा डिस्कशन ज़रूर किया जाएगा। मैं सबका वीडियो
क्योंकि रोज़ जो हम लोग डीएनए देते हैं एक दूसरे से लिंकेज होते हैं, तो सारा हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस जो डीएनए दिया गया है संस्थान के द्वारा उसको भी ज़रूर आप लोग देखते रहें, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को हम लोग नहीं बता सकते। चलिए हम बात करते हैं एनपीसीआई क्या है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए समग्र संगठन है, एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, ठीक है, आईबीआई द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान और संरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। ये सारा इम्पोर्टेंट है। देखिए जितना मैंने बताया, जो 2007 का एक्ट है ये, और इसमें जो धारा जो बताई गई है एक्ट कौन सा है ये भी इम्पोर्टेंट है। गैर लाभकारी संगठनों के रूप में इसको शामिल किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनपीसीआई के कुछ प्रमुख पहल क्या है। पहला है यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान प्रणाली है। दूसरा है भीम ऐप। भीम ऐप तो बहुत ही चर्चित है, आप लोग यूज भी करते होंगे भीम ऐप। तत्काल भुगतान सेवा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का इस्तेमाल 24/7 किया जा सकता है। भारत बिल भुगतान प्रणाली, ये भारत बिल भुगतान पेमेंट सिस्टम जो है, चेक, ये गलत लिखा है, ट्रांजैक्शन सिस्टम है, CTS है यहाँ पे। 99 एनपीसीआई की संरचनात्मक पूरक सेवा डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा को नवंबर 2012 में शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि कब स्टार्ट किया गया था, नवंबर 2012 में। आज थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है मेरी, इसलिए मैं बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग अन्यथा मत लें आज। NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस द्वारा बैंकों को दी जाने वाली एक सेवा है जिसमें सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आधार क्या है, आधार स्विच भुगतान सेवा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। नेशनल फाइनेंशियल स्विच बैंक के ATM के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क द्वारा नागरिकों को किसी भी बैंक के ATM के माध्यम से लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये सारा डिटेल दिया हुआ है एनपीसीआई का, क्या है, भीम है या बिल पेमेंट है, भारत पे है, रुपए है, CTS है, UPI है, ये हैश है, 99 हैश, स्टार 99 हैश है। तो सारा का सारा ये फिगर के माध्यम से सर ने आप लोग को बताने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है। तो जितना भी आज का महत्वपूर्ण डीएनए था आप लोगों से डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज थोड़ा कमज़ोरी फील हो रही है मुझे, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आगे का जो भी डीएनए होगा, कल का डीएनए डिस्कशन किया जाएगा। और जैसे कि हम लोग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल हैं, सारे स्टेट एग्ज़ाम के नोट्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी हम लोग के चलते हैं। तो जिनको भी कोई क्वेरी करना है तो संस्थान का जो नंबर ऊपर दिया हुआ है उस नंबर पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन तो इतना करते हैं कि बोलते बोलते मेरा शाम तक गला सूख जाता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट हम लोग से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आप लोग देखे भी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अपने रूम पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और जो भी क्वेरी हो संस्थान का जो नंबर दिया गया है उस दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।